नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आपको पिछली वीडियो में भी मैंने एक जर्नी कराई थी, द ग्लोरियस जर्नी ऑफ बार एसोसिएशंस, येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। इस ही कड़ी में मैं आज आपको एक और फेटर्निटी के आइकन से बात कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि उनके थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से अब से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 45 साल पहले किस तरह की बार होती थी, किस तरह के माहौल था, किस तरह एसोसिएशंस के चुनाव होते थे, क्या उन दिनों ह्यूमैनिटी आपस में थी, किस तरह का आपस में एथिक्स थे, वो सब आपको मैं बताऊंगा। और पिछली बार मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी, आज भी उसी तरह मैं बात करूंगा। आज मैं आपको एक बहुत ही फेटर्निटी के जो हमारे स्टार हैं, मैं उनसे मिलाऊंगा। सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट श्री JM शर्मा जी, जितेंद्र मोहन शर्मा जी से। जितेंद्र मोहन शर्मा जी का मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे दूं कि जितेंद्र मोहन शर्मा जी बेसिकली मेरठ से हैं। इनका बर्थ भी मेरठ में हुआ 1959 में, और इनके जो वकालत है, जो इनको ये जो प्रोफेशन है, ये धरोहर में मिला। धरोहर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके फादर साहब जो थे वो 1930 में उनका एनरोलमेंट हुआ था और उन्होंने लगभग 50 साल इस फेटर्निटी को दिए, अपनी सेवाएं दी। और इनके मैं कहूँगा कि रग रग में जो लीगल जो हमारा IPC, CRPC, CPC है, वो इनके रग रग में है। ही इज़, आई कैन से, ही इज़ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द लॉ। तो ऐसी एक शख्सियत जिसने न केवल वकालत में बुलंदियां छुई, वरना दूसरी तरफ उन्होंने अपना जो जीवन है वो एडवोकेट वेलफेयर के लिए, एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए भी लगाया। ये डिफरेंट पोस्ट पर डिफरेंट उसमें रहे। सेक्रेटरी बार एसोसिएशन 91 में है ना, ये रहे मेरठ में, बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे। उसके बाद वहाँ की सेक्रेटरीशिप के बाद 91 में ही एंड में आप सुप्रीम कोर्ट आ गए, और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद इन्होंने 91 में ही जैसे ही आए, उसके बाद इनका रुझान यहाँ वेलफेयर के लिए चला। और 2009 में AOR एसोसिएशन, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन जो थी, आप उसमें वाइस प्रेसिडेंट बने। 2014 में सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर बने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, फिर 2016 में बने, और 2019 में एज वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने अपनी सर्विसेज दी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को। तो ऐसे जो फेटर्निटी के हमारे आइकन हैं, मैं आज उनसे मिला रहा हूँ। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ, और मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो जो हमारी यंग जनरेशन है उसको एक कोई अपने तरफ से आशीर्वाद दें। धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि इस तरीके के प्रयास के लिए, कि ये प्रयास जो आप कर रहे हैं, ये आपका प्रयास जो है वो पूरी जितने भी अधिवक्ता संघ है, जितने भी एडवोकेट्स हैं हमारे, उन सब के लिए हैं, चाहे वो नए हों, चाहे बहुत पुराने हों, नए हों या बिल्कुल नए हों। शुरुआत करने के लिए ये प्रयास आपका सराहनीय है। आई अप्रिशिएट इट एंड आई थैंक यू सर। सर, मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। मैं जहाँ से आपकी जर्नी मैं शुरू करवाना चाहता हूँ, जब आपने ये फेटर्निटी ज्वाइन की 1981 में आप एनरोल हुए, 81 से आज 2023 है, लगभग 42 साल आपको इस फेटर्निटी में हो गए। जब आप आए उस वक्त कैसा माहौल था? क्या जो वकीलों के बीच में किस तरह का आपस में प्यार था, या किस तरह का व्यवहार एक दूसरे से करते थे? सीनियर जूनियर किस तरह से आपस में वो करते थे? और वो जो चीज़ थी वो कहीं आज आपको मिलती है? मैं वहाँ दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँ, आजकल उस वक्त कंपैरेटिवली नंबर ऑफ़ लॉयर्स जो थे वो कंपैरेटिवली आज के मुताबिक बहुत कम थे। से लाइक मैं शुरुआत करता हूँ हमारे मेरठ के लिए ही हो। मेरठ में शायद उस वक्त 500, 600 या 700 वकील होंगे, जबकि मेरठ एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट यूपी में होता था। या शायद 1000 के करीब एडवोकेट्स होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं थे। और उनमें से भी कंपैरेटिवली जो सीनियर्स थे वो और कम होंगे। जितने भी सीनियर्स और यंगर एडवोकेट्स जो होते थे, सीनियर्स जो थे वो बहुत अपनापन दिखाते थे, और यंगर्स जो थे वो बहुत उनके लिए आदर और सम्मान के तरह से देखते थे।
हमको अच्छी तरह से ध्यान है कि जब हम बिल्कुल शुरुआती दौर में होते थे तो कभी कभी जब यंग उसमें होते हैं तो हर एक को ही होता है थोड़ा सा चाय पानी का और सिगरेट का शौक़ हर एक को होता है, हमने भी करते थे। तो सामने से अगर सीनियर को आते देख लेते थे तो मजाल नहीं थी कि हमारी कि हम सिगरेट जो है वो सिगरेट पहले से पहले ही अलग रख देते थे। सिगरेट सीनियर के सामने जाने का सवाल नहीं है। एक और मुझे अनुभव ध्यान आ रहा है, एक सीनियर थे तो हम उनको सबको नमस्ते करते थे सबसे पहले ही। तो एक सीनियर थे, वो इतने अच्छे थे, एक बार उन्होंने हमको सामने से आए और उनको इससे पहले कि हम उन्हें नमस्ते कर पाते उन्होंने हमें नमस्ते कर ली। हमको बहुत अजीब लगा, अपने ऊपर को बहुत फील हुआ कि बहुत महसूस हुआ कि हमसे क्या गलती हो गई। हम शाम को उनके चैम्बर में गए तो बोले आओ बेटे बैठो बैठो। आई सेड सर आपसे हमको एक बहुत परेशानी है, शिकायत है। कहने लगे अरे क्या हुआ किस तरीके से हुआ। आई सेड सर नमस्ते करना या आपका सम्मान करना ये हमारा अधिकार है। बहुत ज़ोरों के हंसे, किया हमारे राइट्स में आप हमारे बहुत ज़ोरों के हंसे। कहने लगे अरे कुछ नहीं भाई वो तो ऐसा है, कोई ऐसी बात नहीं है, तुमने करी कुछ भी है, आओ बैठो चाय पीते हैं। सीनियर्स का और जूनियर्स के बीच में बहुत अच्छा तालमेल था, बहुत अच्छा आपस में मिलना जुलना और आपस में एक दूसरे का देखभाल करना। और ये सीनियर्स जो थी, ख़ासतौर से सीनियर्स का एक और दूसरा था, मेरे साथ एक एडवांटेज ज़रूर थी कि क्योंकि मेरे फादर वहाँ एडवोकेट थे, बट मैं जो और लोगों से भी मिलता था, मेरे फादर भी ये हमेशा देखा था मैंने और भी देखे मैंने, नॉट ओनली माई फादर। अगर कोई नया एडवोकेट कोई भी केस लेके आता था या किस तरीके से होता था, ही ऑलवेज मेक श्योर कि वो जूनियर की फ़ीस पहले जमा करवाते थे, अपनी बाद में लेते थे। कहते थे पहले जूनियर के पैसे पूरे दे दिए गए कि नहीं दे दिए। ये शायद जो जैसे हमारे यहाँ फीस का सिस्टम है कि 5500 या 2121 या कुछ ऐसा जो ऊपर, ये शायद 10% का जो सिस्टम था या 1% जो भी था वो जूनियर के लिए था, क्या सिस्टम था ये? नहीं, ये सिस्टम तो बेसिकली क्लर्क और ऑफिस के लिए था। लेकिन जूनियर की फ़ीस इससे अलग होती थी और वो हमेशा होती थी। सुप्रीम कोर्ट में तो लॉन्ग बैक जब जिस वक्त वो डॉकेट्स होते थे तो इट वाज कंसिडर्ड टू बी एज ए 30% ऑफ ए जूनियर्स फीस। लेकिन सीनियर की फ़ीस डिपेंडिंग, देयर कांट बी एनी हार्ड एंड फास्ट रूल, क्योंकि उस वक्त तो 1100 और 1086 का होता था। लेकिन जूनियर की फ़ीस, कहने का मतलब ये है कि जूनियर की फ़ीस जो है वो सीनियर एश्योर करता था कि उसको पेमेंट जो है पूरी तरीके से मिले। तो आपने इलेक्शन भी लड़े, ये तो आपने सीनियर जूनियर का बहुत बढ़िया एक बताया, एक सिस्टम भी बताया। काश आज भी लोग इसको फॉलो करें तो हमारे जितने जूनियर्स हैं वो उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा और ये रिस्पेक्ट होनी भी चाहिए, जूनियर्स का भी एक उनका हक मिलना चाहिए। दूसरा मैं आ रहा हूँ, इलेक्शंस का जो सिस्टम था आपने सेक्रेटरी से शुरू किया, तो उस टाइम और आज जो आप देख रहे हैं उस टाइम किस ढंग से इलेक्शन लड़े जाते थे? देखिए, मुझे सबसे पहले इलेक्शन लड़ने का जो मौका मिला वो 1991 में मिला, जब मैं मेरठ में था। तो मेरठ में एक इलेक्शन लड़ने के लिए बात आई तो मेरा ग्रुप जो थे वो बोले कि नहीं जितेंद्र आपको लड़ना है। मैं बिल्कुल नया था। उन्होंने कहा नहीं, आपको आना चाहिए सारे ग्रुप को, और ग्रुप के बेसिस पे मुझे आगे कर दिया गया, मेरा इलेक्शन का हुआ। देन उस वक्त ये कहीं भी नहीं था कि हमें हर एक के उसमें जा के या हर एक के पास जाके कोई पार्टीज़ करते हैं या कोई दावतें दी जाती हैं या कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जो भी सिर्फ जो सबसे बड़े और लोग सीनियर्स होते थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन से हैं क्या हैं, उनसे मैं ज़रूर नमस्कार करके आता था। वोट नहीं मांगता था, वोट नहीं मांगी मैंने सिर्फ ये कहा कि आपने नहीं मांगी, सिस्टम ही नहीं था, सिस्टम नहीं था, ये सिस्टम वोट मांगने का नहीं था। बस ये जाना होता था कि मैं आइडेंटिटी देनी होती थी, अपना बैठते थे मिलने के लिए देना कि मैं हूँ। तो क्योंकि आपके 2000, 2500, 3000 वकील होते थे तो ज़्यादातर वकील एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से सबसे मिल गए। लेकिन आम आदमी वकील को भी ये चिंता नहीं थी या ये गिला भी नहीं था
एज ए वोटर के साथ वो मेरे से मिलने नहीं आए तो इसलिए मैं उनको वोट नहीं दूंगा, ये कोई सोच नहीं थी। बहुत बार ऐसा है, मुझे भी सुनने को मिलता है कि सब कैंडिडेट्स जो हैं वो कहते हैं कि जैसे आजकल हमारे यहाँ इवन सुप्रीम कोर्ट में भी कैंडिडेट्स जो हैं वो चाहे एग्जीक्यूटिव के लिए लड़ रहे हों या किसी और के लिए लड़ रहे हों, वो कम से कम नहीं 4-4 5-5 बार आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप क्यों आते हो इतनी बार के लिए? कहने लगे सर कई वोटर्स ये एतराज़ करते हैं कि साहब आप हमसे तो मिले ही नहीं। तो ये एक तो जैसा आपने मेरठ में इलेक्शन लड़ा था, मेरठ तो एक बाहुबल के लिए बड़ा जाना जाता है, तो उस टाइम भी ये बाहुबल धनबल तो आपने कहा नहीं था, लेकिन बाहुबल यूज़ होता था? नहीं, बाहुबल का बिल्कुल भी नहीं था, बाहुबल बिल्कुल भी नहीं था। मेरे ख्याल से मेरठ की जो कोर्ट, सिविल कोर्ट है, वो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिविलाइज्ड कोर्ट है। और उस वक्त एक एजिटेशन उसका बेंच का चल रहा था, तो वो एक बहुत बड़ा मसला था। तो उसमें वो चल रहा है, लोकल इशू है, और शायद यही एक वजह हुई होगी कि मैं मेरठ से जब सेक्रेटरी भी रहा तो मुझे लगा कि वहाँ हाई कोर्ट नहीं आएगी, तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट 91 में जैसे ही मेरा टेन्योर पूरा हुआ तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट हो गया। आजकल देखने में आ रहा है कि बाहुबल, धनबल और एक सबसे बड़ा जो पॉइजन घुल गया है इलेक्शंस में वो है कास्टिज्म का। तो क्या उस टाइम पर भी ये कास्टिज्म का कोई फैक्टर था? कास्टिज्म देखिए, जहाँ तक कास्टिज्म का सवाल है, एक आम आदमी जो है वो कॉमन लोग जो है वो सब लोग जो है वो एक विचारधारा के लोग होते हैं ना। एक विचारधारा के लोग होने से आप एक जगह इकट्ठे होते हैं ना। विचारधारा के लिए सोच, क्योंकि हम लोग वकील हैं, हमारी सोच मिलती है। उस वक्त सोच मिलना ज़्यादा ज़रूरी होता था। आजकल अनफॉर्चुनेटली, आजकल क्या मतलब, और भी कई बार मैंने भी देखा, अनफॉर्चुनेटली जो ये कॉमन सोच का आ रखा है ये कास्ट बेस्ड हो गई कि हम इसलिए होने लगे एक साथ के कि वहाँ हम एक कास्ट को बिलोंग करते हैं। मैं इस सोच से बिल्कुल विपरीत हूँ, मुझे ये बिल्कुल सोच अच्छी नहीं लग। बट है, एग्जिस्ट कर रही है आजकल ये। हाँ, लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी। अभी आपने 2019 में भी इलेक्शन लड़ा है। हाँ, तो 2019 में आपने धनबल का प्रयोग किया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं होता है ये। सुप्रीम कोर्ट में कंपैरेटिवली या औरों के मुताबिक बहुत कम होता था। मैंने व्यक्तिगत तौर पे नहीं किया। पर्दे के पीछे होता है, बाहर पार्टीज अरेंज होती हैं 5 स्टार में, क्लब्स में, इधर उधर, आउट ऑफ दिल्ली, ऐसा कुछ है? मेरी उसमें व्यक्तिगत जानकारी में नहीं है, तो इसलिए मैं इसको एंडोर्स नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल कभी भी नहीं करी या किया। लेकिन आपस में शायद यहाँ आप जो वाइस प्रेसिडेंट बने, आप मैंने क्या कोई समझते पार्टी हो, नहीं किस दम पर आपको लोग, मतलब आप जीते, या क्या चीज़ देख करके लोगों ने आपको वोट किया? शायद मैं 30 साल से यहाँ वकालत कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी इलेक्शन एटलीस्ट बार एसोसिएशन में लड़ने के लिए या इलेक्शन करने के लिए आपके ऑलमोस्ट 75 to 80% वोटर्स जो होते हैं वो रेगुलर प्रैक्टिशनर होते हैं। रेगुलर प्रैक्टिशनर जो वहाँ वकालत करते हैं, जो वकालत करते हैं, तो वो हमेशा से ये देखते हैं कि जो भी एडवोकेट वो रोज़मर्रा से देखते हैं। केवल इलेक्शन से 10 दिन पहले या 2 महीने पहले आपकी एक्टिविटी करना, वो एक डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। एक आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं लोग कि भाई ये शख्स जो है, इसको मैं जानता हूँ, इसका ये व्यवहार है, ये इतना व्यवहार ऐसा है, इतना अच्छा है, इतना ठीक है, और ये शायद हमारे हितों को ठीक तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो लोगों के इलेक्शन में काम आता है। मेरी शायद यूएसपी यही रही होगी, जो मेरे इलेक्शंस जीतते रहे, वो मैंने धन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मैं उसूलन उसके ख़िलाफ़ हूँ। और व्यवहार हाँ मेरा सब लोग बता सकते हैं, वो मेरे से ज़्यादा दूसरे लोग बता सकते हैं कि मेरा व्यवहार उनके साथ कैसा रहा। व्यवहार अच्छा था, तभी आपको विक्ट्री मिली, तभी आप जीते हैं। ये तो दूसरी और 1991 की बात ना करूं, 2019 की करूं तो बहुत समय भी बदला है। हाँ। वोटर माइंडसेट भी बदला है। जी जी। और जगह भी बदली है। मेरठ से सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, तो वो तो अपने आप में सुप्रीम ही है। जी जी। तो वहाँ वाइस प्रेसिडेंट बन जाना विदाउट धनबल के, विदाउट बाहुबल के, विदाउट कास्टिज्म का पॉइजन डाले, तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ ये आपके जो आपकी पर्सनैलिटी को बाहर कर निकाल रही है। शायद इस मामले में फॉर्चुनेट रहा। मैं बड़ाई करूँगा तो लोग कहेंगे कि मैं तो आपकी बड़ाइयाँ कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो मैं कहने से नहीं डरता हूँ। चलिए, ये इलेक्शन की बात हुई। अब एक मुद्दा आता है, जो बार बेंच रिलेशनशिप है, वो आपके टाइम में जब आपने ज्वाइन किया,
या आपके फादर साहब बताते होंगे, किस टाइप का था उस टाइम पे, उस पर जरा आप बताएं। देखिए, जहाँ तक बार और बेंच का सवाल है, ये दोनों के दोनों ही एक इंस्टीट्यूशन के पाए हैं, हैं? और इसमें दोनों किसी के भी एक्सक्लूजन से कि साहब मैं वो कम है या मैं ज़्यादा हूँ या वो कम ज़्यादा है मैं कम हूँ, इस सोच से गाड़ी आगे नहीं चल सकती। इस सिस्टम में चाहे जिस वक्त मैंने शुरुआत करी थी 80s में, तब भी बेंच जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो एक लेवल होता है, बट एट द सेम टाइम एडवोकेट्स जो थे वो कोर्ट को करते थे। उनके साथ एड्रेस करते वक्त, बात में करते वक्त ज़रूर जो एक ऑनरेरी मेंबर्स की तरह से इस्तेमाल होते सूचक शब्द होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फादर के टाइम पे और जब मैं मेरठ में था तब वहाँ हुजूर और जनाब कहने का बहुत प्रचलन होता था, जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हम लोग माय लॉर्ड्स बोलते हैं, तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ सिस्टम। तो वो हुजूर बोलते थे वहाँ और दैट बिकम्स पार्ट ऑफ सिस्टम। जजेस जो थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एडवोकेट्स इतने सक्षम होते थे कि वो जजेस को रोकते थे और बात को अपनी बात बढ़ाने के लिए या अपनी बात कहने के लिए करते थे। इसमें कहीं भी कोई ये नहीं रुकते थे कि अपनी कोई बात कहने के लिए वो रुक जाते हों। नंबर 2, कभी भी मेरठ, जैसे आपने अभी कहा, मेरठ एक ऐसा इलाका है कि जहाँ की बोलचाल जो है वो थोड़ी सी खड़ी बोली है जी। तो उस खड़ी बोली में आदमी कई बार थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दूसरे को लगता है कि शायद ये ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा है या मुझको दबा रहा है। फॉर्चुनेटली मेरठ में 80s और 80s में जब तक मैं वहाँ रहा, एडवोकेट्स बहुत अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, लेकिन लड़ाई वाले कहीं भी मौका नहीं हुए। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि लड़ाई होगी, और बात करने से वो कभी भी नहीं रुकते थे, पूरी बात अपनी कहते थे। मीन्स जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, कोई प्रेसिडेंट भी होंगे, कुछ और मेंबर्स भी हों, वो अगर बेंच में जा कर के या किसी जज से मिलते थे या किसी फंक्शन में मिलते थे, उनका किस टाइप का सिस्टम होता था, मतलब क्या रिगार्ड होता था? क्या उनको आज की तरह एक फॉर्मल माना जाता था या उनका एक पर्सनल एक रिकॉर्ड भी होता था कुछ? ओह, देखिए, वो तो अगर आप बार के अधिकारी हैं जी, तो जज जो है वो आपको बार में पूरा एक तो बार को सम्मान देना, और अगर बार का अधिकारीगण आ गया तो जज जो है वो सबसे पहले उसका ध्यान देता था। इवन 90 में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, और जो मैंने और भी फादर के टाइम पे भी देखा है, ही वाज आल्सो प्रेसिडेंट, अनअपोज्ड प्रेसिडेंट हुए थे, वो रहे थे। अगर वो जाते थे कोर्ट में तो अगर कोर्ट सुन रही है तो इमीडिएटली पूछते थे, यस पंडित जी आप किस उसमें आए, या कोई दूसरे सिंह साहब आप किस में, जैन साहब किस में, जो सीनियर और एडवोकेट होते थे उस वहाँ के किस लिए आए हैं। देन ही वुड से कि साहब इस काम में आया हूँ। अगर वो बार की हैसियत से जाते थे कि नहीं साहब मुझे बार के लिए काम करना है, बाबूजी आप ऐसा करिए, पेशकार को बुला के उसको कि बाबूजी आप चैम्बर में बैठिए, मैं इस केस को सुन के आ रहा हूँ, अभी आता हूँ, बैठ के बात करता हूँ। एंड देयर वाज एन एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट, देयर वाज नथिंग के। ये चीज़ आज तो मिसिंग है, कहीं आज तो नहीं दिखती ऐसा। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है उसके लिए, पता नहीं मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस वक्त क्या होता था, लेकिन मैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अनुभव बता रहा हूँ ये मेरा तब का 80s का है। आजकल तो ये सपना है, ऐसा है ही नहीं। और हमने तो सुना आपके सुप्रीम कोर्ट में भी जो SCBA के प्रेसिडेंट थे, चीफ साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उनको भी थोड़ा बहुत ही मैं कहूँगा कड़े शब्दों में कुछ डायलॉग हुआ था, बड़ा अखबारों में भी आया था, और बड़ा तो ऐसा लगा था कि पूरी बार एसोसिएशन का इंसल्ट हो गया। ऐसा इंसिडेंट हुआ था इससे पहले वाली बार में। आई डोंट थिंक कि उसको इस तरीके से लिया जाना चाहिए। एंड ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बिकॉज मेरा भी अनुभव एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी रहा है। और जब वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त प्रेसिडेंट और हम जो दोनों, जब भी कोई बात होती थी, ऑफ कोर्स यहाँ कोर्ट टाइम में अगर आप जा रहे हो तो दे नेवर आस्क, बिकॉज कोर्ट टाइम इज़ प्रेशियस और जुडिशल वर्क वो कर रहे होते थे। बट वेन एवर वी वॉन्ट टू कि उनसे मिलना है हमें बार के बारे में, हमें चीफ ने भी, जो उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस थे,
और 2 चीफ जस्टिस रहे हमारे टाइम पे। जब भी हमने उनसे मुलाकात करने के लिए किया, उन्होंने हमसे मुलाकात करी। और मेरा सुप्रीम कोर्ट में भी, जब मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव में भी था, इस तरीके का अनुभव नहीं हुआ। एक कोई एक्सेप्शन हो सकता है, बट SCBA के लिए मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट शो करी। ओके, तो ये तो आपने बताया कि चलिए बार बेंच का इस तरह का था। एक बहुत कड़वा सा सवाल और बड़ा तीखा सा सवाल, आज ये माना जाता है कि जो बार एसोसिएशन में हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट बाय सो मेनी मीन्स। क्या उस वक्त बार का इलेक्शन लड़ना का एक मोटो ये भी होता था कि हमें पैसा कमाना है या क्लाइंटेज कमानी? देखिए, ये कहना कि क्लाइंटेज कमानी है या पैसा कमाना है ये एक बिल्कुल दीगर मसला है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि बार के जब आप रिकॉग्नाइज होते हैं, बार के जब प्रेसिडेंट होते हैं या बार आपको रिकॉग्नाइज करती है, तो ये हर एक इंसान की इच्छा होती है जो भी एक्टिव होता है। अगर मैं खाली ये कहूँ कि साहब केवल समाज का काम करने के लिए या केवल उतने लिए हो, दैट्स ए पार्ट ऑफ सिस्टम। लेकिन हर एक को एक रिकॉग्निशन मिलने की बहुत इच्छा होती है कि मेरे पीयर्स में, मेरे लोगों में मुझे लोग जाने जिस भी तरीके से हों, और जानने की इच्छा है। उस बारे के लिए बहुत बार लोग बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस इसीलिए भी सामने आते हैं कि साहब हमें रिकॉग्निशन मिले। कई बार ऐसा होता है कि पहले भी होता था बहुत में, और आजकल भी होता है, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, दे आर अर्निंग रियली गुड। नहीं, एक अर्निंग क्लाइंटेज बढ़ गई, दैट इज देयर मेहनत, हार्ड वर्क। लेकिन जो बाय अदर मीन्स जो पैसा कमाने का जो होड़ चली है आजकल को हम देख रहे हैं, वो उस टाइम भी थी क्या इस तरह का कुछ? आई डोंट थिंक पहले इस तरीके का मेरे उसमें कोई ऐसे कोई नहीं आया कि कोई केवल इसलिए इसलिए। मेरिट, आप और लोगों से भी इंटरेक्शन होता होगा, ऐसा कुछ रहता था किसी भी उसमें कि भाई हम आ जाएंगे तो हम यहाँ से इधर से उधर से पैसा कमा लेंगे, लाइजनिंग करेंगे, कुछ करेंगे ऐसा? देखिए, मैं लाइजनिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ। आई नो देखिए, उस तरीके के उस रास्ते पे चलने वाले तो लोग हमेशा से हर दौर में हर जगह रहे हैं। शायद 1980 में 1 या 2 होंगे तो आइसोलेटेड थे, वो शायद 90 से 100 में 3 या 4 हो गए। अब रिवर्स हो गया, अब रिवर्स तो नहीं, जैसे रह गए हैं, और 96 ऐसे ऐसा हो गए नहीं, तो अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं, अभी भी बहुत लोग हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा नंबर। आज अक्सर सुनने में आता है कि बार एसोसिएशन के जो ऑफिसर बिहेवियर्स हैं वो जजेस पर अनड्यू प्रेशर डालते हैं अपने केस को लेकर के, और ऐसा ना होने पे कई बार तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हड़ताल भी होती हैं व्यू कि भाई हमारे साथ बिहेवियर अच्छा नहीं किया बिकॉज उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, कोई रिलीफ नहीं दिया। क्या ऐसा अनड्यू प्रेशर आपके टाइम में भी होता था? देखिए, मैं अनड्यू कह रहा हूँ। हाँ जी, मैं समझता हूँ उस बात के लिए। उस वक्त मेरे उसमें ऐसा वो नहीं हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ और आपकी बात, प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जो वकील हैं या जो जज हैं, दोनों के दोनों समाज का हिस्सा हैं, और समाज के हिस्से में जो समाज में मूल्यों में परिवर्तन हुआ है, उससे कोई भी वकील या जज अछूता नहीं रह सकता। मैं ये कहूँ कि नहीं साहब, जो अब से 40 साल पहले वैल्यू सिस्टम था वही आज किया जाए, तो वो दैट्स ऑल्सो नॉट करेक्ट। पानी जो है वो आगे चलता है, वैल्यू सिस्टम आगे चलता है। वैल्यू सिस्टम हर दौर की अलग अलग होती हैं। लेकिन आज ये वैल्यूज डिग्रेड हुई हैं। ये डिग्रेड हुई हैं या बेटर हुई हैं, इसको कहने वाला मैं कौन होता हूँ? ये तो समय बताएगा। ये तो समय बताएगा। ये तो समय बताएगा। समय तो देख रहा है, समय दिखाई दे रहा है बहुत। इतिहास बताएगा कि सब मैं अगर इंडिविजुअल GM शर्मा जी से पूछूं कि क्या ये वैल्यूज हमारी डिग्री मतलब डाउनफॉल हुआ है इनमें? नहीं, जनरली समाज में वो इट इज़ जस्ट लाइक इट के आप किसी भी बात के लिए आई रिकलेक्ट, आई जस्ट शेयर यू वन थिंग, माई फादर नेवर कंटेस्टेड एनी मैटर, सिविल मैटर जिसमें डाइवोर्स होता था, बिकॉज ही यूज टू से कि साहब हिंदुओं में मैरिज जो है वो तलाक के लिए नहीं है, साथ साथ रहना है। देन एक दौर आया, चेंज हुई। उसके बाद जब वो उनकी डेथ से पहले एक आध ऐसे हार्ड केसेस आए, ही सेड ओके मैं कर सकता हूँ, लड़े वो। देयर आफ्टर मैं उसी को फॉलो करता था, लेकिन मैं डाइवोर्स के केसेस आज लड़ता हूँ। टुडे आई कम टू मैं मेडिटेशन भी करता हूँ। मैं आज लोगों को ये सजेशन देता हूँ कि फॉर ए मैट्रिमनी द बेस्ट सोल्यूशन इज़ टू लिव टुगेदर, द सेकंड बेस्ट इज़
पार्ट पीसफुली। तो ये आई डोंट नो मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, पार्टिंग पीसफुली सही है या दिस इज द प्रोफेशनल। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, ये वैल्यू सिस्टम की बात है। मतलब ऐसे ही वैल्यू सिस्टम जो है वो मैं ये कह के आज के लिए कहता कि नहीं जी, चाहे जैसी भी शादी हो उसको साथ ही साथ रहना है, तो वो तो बहुत सही नहीं, मेरा वैल्यू सिस्टम से वैल्यूज का जो बार बेंच की जो वैल्यूज थी, जी, जो जी। एक अपना स्टैंडर्ड था, एक मॉरल था, उसमें कहीं गिरावट आई है। हाँ, फर्क आए हैं बहुत पहले से। रब मनी ने माइंडनेस ज्यादा हो गई है, तो मैंने चाहे वो एडवोकेट्स हों, मैंने आपको करप्शन भी बढ़ा है। राकेश जी मैंने आपको यही कहा है कि जो वकील और जज है वो समाज का हिस्सा है। हम इस समाज से ही आते हैं। हम आपको ये कहने लगे कि नहीं जी हम बहुत बिल्कुल फ़र्क है, जो समाज में हम देखते हैं उस हिसाब से ही हम लोग सब आएंगे। कभी ऐसा भी हुआ है आपके इतने लंबे टेन्योर में कि आपकी बेंच से झड़प हो गई हो किसी बात को लेकर के, और आपको लगा हो कि जो सामने बैठे हैं जज साहब वो आपकी बात को समझ इसलिए नहीं रहे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं? ऐसा कोई इंसिडेंट? इस तरीके का तो जो जज अल्टीमेटली जो प्रोसेस सिस्टम है, जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे तो हमें अक्सर ये होता था कि जो भी आप समझाने की कोशिश करते हैं हम जज समझता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझता तो विल गो इन अपील, बिकॉज वी डिड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी लगता था किसी मोमेंट पे कि ये मतलब इज नॉट कॉम्पिटेंट टू बी सिट देयर? देखिए जो जज आए हैं तो वो एक सिस्टम में है। आई एम नॉट चैलेंजिंग द सिस्टम। उस सिस्टम में सब लोग आपकी बात करने का सुप्रीम कोर्ट के जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल एक उसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ। नहीं राकेश, मैं बिल्कुल आपकी बात से कहता हूँ कि जो देखिए सिस्टम कब चल पड़ेगा। मैं बजाय इसके कि ये कहना शुरुआत करने लगूँ कि जी उसमें बहुत कमी है, उसमें बहुत कमी है, उसमें बहुत कमी है, उससे पहले मुझे एक ये चीज़ ये भी तो देखनी है कि मैं अपने आप को कितना बेहतर कर पा रहा हूँ। मैं बजाय इसके कि अपनी एनर्जीज़ उस बारे में लगाऊँ, क्यों नहीं अपने लिए भी प्रयास करूँ। सर, आपके फादर साहब एडवोकेट रहे, 50 साल उन्होंने एडवोकेसी की, उसके बाद आप हो गए, आपके जो बेटे हैं वो भी एडवोकेट हैं जैसा मैं जान पाया हूँ, और दूसरे बेटे IITian हैं, वो USA में हैं। तो जो स्टैंडर्ड आपके फादर का रहा वकालत करने का, या जो नॉलेज उनके पास थी, वो आपके पास आते आते बढ़ी और आगे फिर आपके बेटे में और बढ़ी, या कुछ उसमें डाउनफॉल आया? मेरे हिसाब से नॉलेज में विस्तार हुआ है, लेकिन कुछ उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो बहुत काम आते हैं। जैसे मुझे बहुत छोटा सा अनुभव है कि वहाँ मेरठ में जब भी मैं वकालत शुरू करते थे वहाँ, तो वहाँ मेरठ में एक सिस्टम ये होता था कि जब कभी भी स्टेट के ख़िलाफ़ कोई भी सूट फाइल करना है तो सेक्शन 80 का नोटिस दिया जाता है। तो वहाँ मेरठ में क्या प्रैक्टिस थी कि जो प्लेंट जो नोटिस दिया जाएगा दैट इज़ सॉर्ट ऑफ ए प्लेंट ओनली, मतलब सारा का सारा प्लेंट दिया जाएगा। और क्लाइंट के साथ भी ये अंडरस्टैंडिंग होती थी कि मान लीजिए स्टेट के खिलाफ ये सूट फाइल करना है तो वो सारी चीज़ें आपको सूट फाइल करने की दिया जाता था। नोटिस देना इज़ ए फॉर्मेलिटी कि 2 महीने बाद फाइल होगा, दैट्स द ओनली थिंग, अनटिल अनलेस कोई अर्जेंसी है। तो जब कभी भी वो सूट फाइल करते थे तो मेरे फादर ऑलवेज यूज्ड टू से, भाई वो जाब्ता दीवानी निकालना। जाब्ता दीवानी सिविल प्रोसीजर कोड, पॉसिबली वो उस टाइम के पढ़े हुए थे तो वो उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, तो जाब्ता दीवानी एंड जाब्ता फौजदारी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये सेट कि भाई वो जब जाब्ता दीवानी निकाली, अच्छा ज़रा दफ़े 80 पढ़ो, सेक्शन 80 पढ़ी, ओके, एंड देन यूज्ड टू राइट नोटिस एंड देयर। एक बार क्या हुआ इत्तेफाक से, शायद हफ्ते 10 दिन में 3-4-5 केसेस एक साथ के आ गए, और बाबूजी ने 2-4 बार लगातार हमको कहा कि ज़रा जाब्ता दीवानी निकालो। तो एक बार हमने उनसे कहा, जब आखिरी बार हुई तो हमने कहा, बाबूजी जाब्ता दीवानी में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ अभी तो 3 दिन में क्या कोई नहीं हुआ, वो ही नहीं हुआ। इन यूजुअल वे ही लाफ्ड, ही सेड देखो जब भी आप सेक्शन 80 पढ़ते हो तो आप हमेशा उस क्लाइंट की फैक्ट्स की निगाहों से पढ़ते हो कि जो उसके फैक्ट्स हैं उसमें क्या हम इम्प्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसलिए कानून को, जो बेसिक कानून है, उसे हमेशा हर बार पढ़ो,
और हर बार पढ़ने के बाद आपको एक नया विस्तार मिलेगा। पॉसिबली यहाँ आके हमने वहाँ सिर्फ जाब्ता दीवानी या CRPC या उन्हीं लोगों से काम चल जाता था, कुछ बेसिक एक्ट से बार बार पढ़ के उनसे चल जाता था। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद थोड़ा सा और विस्तार हो गया, इतना विस्तार हुआ है, लेकिन वो प्रैक्टिस के बार बार एक ही एक्ट को पढ़ना और उससे मनन करना, वो प्रिंसिपल सेम रहा। सर, जैसा मुझे लगा, पता है कि 30 में आपके फादर साहब इन्वॉल्व हुए, तो लगभग 93 ईयर्स हो गए हैं। 5-7 साल में अभी आप 100 ईयर्स जी उसको जी, सेलिब्रेशन हम 100 करेंगे। साल मनाएंगे। तो इतने दिन से घरों में, पूरे परिवार में एक वकालत का माहौल और सारा लीगल सिस्टम, तो इस पूरे लीगल सिस्टम में आप नेचुरली अब सुप्रीम कोर्ट में हैं तो और ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। तो इतनी व्यस्तताओं और इतनी बिजीनेस के बाद और इतना सब भाग के साथ कहीं कोई वो बचपन का आपका, पप्पू आपका नाम हुआ करता था निकनेम, वो कहीं याद आता है? वो अभी जिंदा है अंदर? देखिए, मेरे ख्याल से हर इंसान के अंदर जो उसका बचपना है वो उसके सबसे सुखद क्षण होते हैं और वो उससे हमेशा याद रखने चाहिए। मैं बाकी और सब लोगों को भी यही कहता हूँ, चाहे वो मेरे जो भी संपर्क में आते हैं, अपना बचपना कभी मत छोड़ना, क्योंकि बचपना ही है जो ज़िंदगी में आगे तक लेके जाता है और आगे तक। इतनी लंबी जर्नी के बाद अगर मैं GM शर्मा से पूछूं, जितेंद्र मोहन जी से, कि अब क्या अचीव करना रह गया है, क्या लगता है कि अभी क्या और जर्नी में अचीव करना है, तो वो क्या चीज़ है? आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट एंड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड ऑन ऑल फ्रंट्स, वेदर इट इज़ माई प्रोफेशनल फ्रंट। मैंने मेरठ से आने के बाद यहाँ एक रिस्क लिया, गॉड हैज़ बीन काइंड कि मैं सेटल हो गया। फैमिली फ्रंट इट इज़ देयर। एज फार एज द लाइफ इज़ कंसर्न, आई एम ए कंटेंटेड मैन एंड लाइफ में यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। कंटेंटेड मैन डज नॉट मीन द स्टेशनरी, स्टैटिक, इट कांट बी स्टैटिक, यू मस्ट मूव ऑन, यू कंटिन्यू टू मूव ऑन। हम लोग पिछले 20 साल से अभी एक हमारा ग्रुप है लॉयर्स का, हम लोग एक एडवोकेसी स्किल्स प्रोग्राम करते हैं एंड एडवोकेसी स्किल्स में नए एडवोकेट्स को बताते हैं कि हाउ टू बिकम ए गुड एडवोकेट। ये हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट में करते हैं और 30,000 में भी। आई विल ट्राई टू कवर अप दिस प्रोग्राम आल्सो। चलिए, मैं बहुत आपका समय ले चुका हूँ, एक दो बस आखिरी सवाल आपसे। सवाल क्या है, जानकारी जो मैं साझा करना अगर आप चाहें तो। जैसा मुझे पता है कि आपकी बेटर आप हाउस वाइफ हैं, हाउस मेकर हैं, तो और आप भी वकील हैं, आपके बेटे भी वकील हैं, दूसरे बेटे USA में, तो ये वकालत कभी कभी घर में भी चलती है? हाँ, और वो फेडअप होती है इससे? देखिए, शी इज़ एन ओनली पर्सन जो हम लोग सब लोगों को माला की तरह से बीच में धागे की तरह से रहती हैं। उन्हीं की बदौलत हम शायद इतना काम कर पाते हैं। और वो नहीं, वो सुनेंगे कि आपका इंटरव्यू? आई डोंट थिंक आप वी आर टुगेदर। लग रहा है आप उनकी तारीफ नहीं, वी आर टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। तो 40 ईयर्स के बाद नहीं, ये पोर्शन तो सुनवा दीजिएगा, मैंने सच बोला। नहीं, 40 साल रहने के बाद वी हैव क्रॉस दैट बैरियर के स्टेज के जहाँ मुझे वो करती है। बट इट इज़ डेफिनेटली फैक्ट के उनकी वजह से हम लोग अपना काम कर पाते हैं। बट डेफिनेटली वहाँ पे भी बार बेंच होती है। जब कभी भी हम, मेरे और बेटे के बीच में, वकीलों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो जज तय करता है कि क्या होना है। तो जज वही हैं। प्ले द रोल ऑफ जज। शी प्ले द रोल। सर, बहुत अच्छी बातचीत आपसे रही। अब एक मैसेज अपने यंगस्टर्स के लिए जो अभी आ रहे हैं बच्चे, जो अभी जिन्होंने अभी रिसेंटली एनरोल हुए हैं, ज्वाइन किया है, उनके लिए कोई एक मैसेज, कोई एक टिप ऑफ सक्सेस टू बी ए गुड लॉयर? देखो, when I say for a young lawyers, two things are there. Just we say you have been hearing lot time, hard work and going ahead, update yourself. आज मैं ये हमेशा पहले कहता चला था, आज मैं सबसे पहले कहता हूँ, अपनी बुक्स के साथ साथ be aware with the technology. We have passed through a phase
जहाँ बुक्स के बारे में हम ज़्यादा देखते थे, नाउ बी अब्रेस्ट विद द टेक्नोलॉजी। आज आपको सारी डाइजेस्ट, सारे लॉ आपकी इस टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे अवेलेबल हैं। प्लीज़ कंटिन्यू टू रीड देम, प्लीज़ कंटिन्यू टू स्टडी देम। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप मनन करेंगे उसको, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू शर्मा जी। तो दोस्तों, सुना आपने, शर्मा जी ने अपने बहुत एक लंबी जर्नी को साझा किया आपसे, अपने एक्सपीरियंसेस बताए और बताया कि किस तरह उस वक्त बार की जो ग्लोरी थी वो क्या थी, आज भी क्या है और कल भी अच्छी होने वाली है। ऐसी जो एक पॉजिटिव सोच है वो मैं समझता हूँ हर इंसान के पास होनी चाहिए, हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं मान लेना चाहिए कि साहब पहले बहुत अच्छा था, अब तो गिर गया, आगे तो और गिर जाएगा। नो, जैसा शर्मा जी ने कहा कि इसको और आगे बढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई है, अभी सब कुछ ठीक है और ठीक हो सकता है। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो टाइम के अकॉर्डिंगली हैं और उसको भी ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि हम सब अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं। और जो जैसा शर्मा जी ने कहा कि इस नई टेक्नोलॉजी का जो फ़ायदा जितना यंगस्टर उठा सकते हैं उतना शायद हम नहीं उठा पाए या नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन यंगस्टर्स के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया मैसेज दिया कि इस टेक्नोलॉजी का जितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं करें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। यही आपके लिए सफलता का भी एक टिप उन्होंने दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शर्मा जी आपका, आपने अपना टाइम निकाला, पुनः आपका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका भी धन्यवाद, आप इसको सुनिएगा ज़रूर और अगर कुछ इसमें कमेंट हो तो मुझे करिएगा, आप बताइएगा कि और मैं किस ढंग से इस यात्रा को आगे बढ़ाऊं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर एक नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराऊंगा, बातचीत कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू राकेश जी। थैंक यू सर।